समाज को कैसा होना चाहिए, सरकारें कैसे चलनी चाहिए। सोचिए, ये सवाल कोई नए नहीं है। हजारों सालों से इंसान इन्हीं सवालों से जूझता आया है। तो आज चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इन सवालों के जवाब वक्त के साथ कैसे बदलते गए। तो हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा है। शुरुआत होगी प्राचीन ग्रीस और रोम से, फिर हम देखेंगे मध्य युग में आस्था और शक्ति का खेल, उसके बाद पुनर्जागरण के दौर को समझेंगे और आखिर में पहुंचेंगे आज के आधुनिक विचारों तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन दुनिया से, यानी ग्रीस और रोम में। एक ऐसी जगह जहां पॉलिटिकल फिलॉसफी ने, आप कह सकते हैं, पहली बार आंखें खोली। और यहीं पर वो सबसे बुनियादी सवाल पूछा गया कि आखिर हम सब लोगों को एक साथ एक समाज में कैसे रहना चाहिए। सुनने में ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक सवाल ने सदियों की सबसे बड़ी बहसों को जन्म दिया। और इन बहसों की जो प्रयोगशाला थी, वो थे उस जमाने के नगर राज्य या सिटी स्टेट्स, जैसे कि एथेंस। ये छोटे छोटे शहर ही थे जहां पहली बार डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप यानी नागरिकता, इन जैसे बड़े आइडियाज को परखा गया, आजमाया गया। और यहीं पे हमें दो बहुत बड़े दिमागों की टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ थे प्लेटो, एक आइडियलिस्ट जो मानते थे कि राज तो सिर्फ सबसे ज्ञानी फिलोसोफर किंग को ही करना चाहिए। और दूसरी तरफ थे उनके ही स्टूडेंट अरस्तु, जो ज्यादा प्रैक्टिकल थे। उनका कहना था नहीं, एक बैलेंस जरूरी है, एक मिडिल क्लास का शासन बेहतर है। सोचिए, ये बहस आज भी तो चलती है कि क्या हमें एक परफेक्ट आइडियल के पीछे जाना चाहिए या जो प्रैक्टिकल है उसे अपनाना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ शहर राज्यों तक ही नहीं रुकी। धीरे धीरे सोच का दायरा बढ़ा। रोम में स्टोइक्स जैसे थिंकर्स आए, जिन्होंने एक विश्व राज्य का आइडिया दिया। मतलब एक ऐसी ग्लोबल कम्युनिटी की कल्पना जिसे सरहदें या राजा नहीं, बल्कि रीजन और नेचुरल लॉ यानी कुदरत के कानून एक साथ बांधे। अपने वक्त के हिसाब से ये एक बहुत बहुत ही रैडिकल आइडिया था। अब वक्त में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रोम का साम्राज्य बिखर चुका था और यूरोप में एक नई ताकत का उदय हो रहा था। एक ऐसी ताकत जिसने विचारों की दुनिया पर कब्जा कर लिया, और वो थी चर्च। तो मिडिल एजेस में पॉलिटिक्स और धर्म, ये दोनों आपस में बुरी तरह उलझ गए। सेंट ऑगस्टीन जैसे थिंकर्स का कहना था कि देखो, इंसान तो पैदाइशी पापी है और इसी पाप को काबू में रखने के लिए राज्य यानी स्टेट एक जरूरी बुराई है। मतलब सरकार का काम बस इतना है कि वो ईश्वरीय सत्ता के नीचे रहकर लोगों को कंट्रोल करे। और इसी वजह से इस पूरे दौर में एक ही बड़ा सवाल गूंजता रहा, असली पावर किसके हाथ में है? पोप के, जिसके पास रूहानी ताकत है, या फिर सम्राट के, जिसके पास दुनियावी फौज और खजाना है? ये दो तलवारों की जंग सदियों तक चली। लेकिन हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, है ना? धीरे धीरे हवा का रुख बदला। मध्य युग की इस डिवाइन अथॉरिटी वाली सोच को एक नई लहर ने चुनौती दी। एक ऐसा दौर आया जिसे हम कहते हैं पुनर्जागरण और प्रबोधन, जहां फोकस ईश्वर से हटकर वापस इंसान और उसके तर्क पर आ गया। और इस पूरे बदलाव के दिल में जो आइडिया था, वो था ह्यूमनिज्म यानी मानववाद। अब सारी बातचीत का सेंटर भगवान नहीं, बल्कि इंसान बन गया। ये माना जाने लगा कि अरे, इंसान में ही तो असल पोटेंशियल है, वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और इसी दौर ने हमें कुछ ऐसे जबरदस्त थिंकर्स दिए जिन्होंने मॉडर्न पॉलिटिक्स की पूरी इमारत खड़ी कर दी। देखिए, मैकियावेली आए, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स और नैतिकता को अलग अलग रखो। फिर हॉब्स आए, जिन्होंने कहा कि भाई समाज को अराजकता से बचाना है तो एक एब्सोल्यूट शासक चाहिए। उनके बाद आए लॉक, जिन्होंने पहली बार नेचुरल राइट्स की बात की, जीवन, आज़ादी और संपत्ति का अधिकार। और फिर रूसो, जिन्होंने कहा कि असली पावर तो राजा में नहीं, बल्कि जनता की जनरल विल में है। अब इन सब की बहसों के बीच एक कॉमन धागा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया। इसे ऐसे समझिए, यह सरकार और लोगों के बीच एक तरह का सौदा है, एक अनदेखा एग्रीमेंट। लोग अपनी थोड़ी सी आज़ादी सरकार को सौंप देते हैं और बदले में सरकार का काम है उन्हें सुरक्षा देना, ऑर्डर बनाए रखना। आज दुनिया की लगभग हर डेमोक्रेसी इसी आइडिया पर तो टिकी है। और यहीं से एक और बड़ा कॉन्सेप्ट निकल कर आया, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि एक देश अपनी सरहदों के अंदर सबसे ऊपर है, फाइनल अथॉरिटी उसी की है, कोई बाहर वाला आकर उसे हुक्म नहीं दे सकता। और यही
यही तो मॉडर्न नेशन स्टेट का बेस है। तो इन नए नए आइडियाज़ का जो धमाका हुआ, उसने सीधे सीधे उन क्रांतियों की आग भड़काई जिन्होंने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को जन्म दिया। और इसके बाद तो मानो पॉलिटिक्स एक बैटल ग्राउंड बन गई, आइडियाज़ का बैटल ग्राउंड। 19वीं और 20वीं सदी में ढेरों इज़्म यानी विचारधाराएं सामने आई, और हर विचारधारा एक बेहतर समाज का अपना अलग ब्लूप्रिंट लेकर आई थी। इनमें से कुछ नाम तो आपने जरूर सुने होंगे, जैसे लिबरलिज्म, जिसने इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस किया, यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका मकसद था सबसे ज्यादा लोगों का सबसे ज्यादा भला, सोशलिज्म, जिसने सामाजिक बराबरी और कलेक्टिव ओनरशिप की बात की, और भी बहुत कुछ था, जैसे पॉजिटिविज्म, आइडियलिज्म। और कमाल की बात यह है कि ये सारे आइडियाज आज भी हमारी पॉलिटिक्स को किसी न किसी तरह से चला रहे हैं। तो देखिए, ये सफ़र हमें आज तक ले आया है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। एक आइडियल समाज की ये खोज, ये तो चलती ही रहेगी। अब असली सवाल ये है कि आज हमारे सामने जो बड़े चैलेंज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी का बढ़ता असर या दुनिया भर में फैली असमानता, ये सब मिलकर किन नए पॉलिटिकल आइडियाज़ को जन्म देंगे? हमारा भविष्य किन विचारों पर टिका होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।